हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। मैं सुमित चामनीकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। एवरी वेडनेसडे और सैटरडे हम एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैथ्स का लेके आ रहे हैं जेई के लिए, जिसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है। इसके आगे भी हर वेडनेसडे और सैटरडे में हम लोग एक वीडियो लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपके जेई के कॉन्सेप्ट और बाकी एग्जाम्स के भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होने वाले हैं। तो आज का भी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, बट बिफोर दैट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर वेडनेसडे और सैटरडे का वीडियो मिस ना हो जाए। आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आता है बेस थ्योरम, या कोई कोई इसे बायस थ्योरम भी कहते हैं। तो बेस थ्योरम साइंटिस्ट का नाम है, तो वो थ्योरम क्या होता है वो भी बताऊंगा और इसके ऊपर के क्वेश्चन भी बताऊंगा। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिफिकल्ट लेवल या थोड़े से लेंदी लेवल के हैं, वो मोस्टली पूछे जाते हैं फ्रॉम द टॉपिक बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी के। तो आज ये बताऊंगा, पूरे डाउट क्लियर करूंगा, क्वेश्चन भी लेने वाला हूं, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे पता है कि आगे आपको बेस थ्योरम के या प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बेस थ्योरम। सबसे पहले बेस थ्योरम क्या होता है ये मैं बता देता हूं। बेस थ्योरम फॉर n सेट्स ऑफ इवेंट्स इज डिफाइंड एज let e1 e2 dot 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 en be a set of events associated with the sample space S in which all the events e1 e2 dot 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 en have a non-zero probability of occurrence. All the events form a partition of S. Let A be an event from spaces for which we have to find the probability. Then according to Bayes theorem P of EI by A is equal to ये दिया है और ये दिया। तो ये जो बेस थ्योरम है ये बेसिकली क्या है ये मैं बता देता हूं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये किसका एप्लीकेशन है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। पी ऑफ ए और पी दिया, या मैं इसको ए बाय बी बोलता हूँ सिंपल करने के लिए। पी ऑफ ए अंडर द अजम्पशन दैट बी इज ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब बी इवेंट हो चुका है और बी इवेंट होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो न्यूमरेटर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। पी ऑफ ए बाय बी मतलब पी ऑफ ए ही है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट अंडर द अजम्पशन दैट बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एप्लीकेशन है ये वाला, दिस इज बेस थ्योरम, ये उसका एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आपको थियोरेटिकली बहुत सारी चीजें गिवन है कि इतने इतने इवेंट्स है, ये अंडर द सेट एस आ रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा वगैरह 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 वगैरह, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, नीचे समेशन भी दिया हुआ है k इक्वल टू 1 to n, बट मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ। जब ये सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, 1 2 3 क्वेश्चन में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको ये क्या कह रहा है ये देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। अब सवाल ये आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये बेस थ्योरम है? यहाँ पे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता कि ये बेस थ्योरम है। एक ऐसा कुछ रूल नहीं है कि बेस थ्योरम ये आने के बाद ये यूज करना है, बट इन जनरल केसेस जहां पे मैं बोल सकता हूँ, दिस इज नॉट अ थंब रूल बट स्टिल, जहां पे डेटा ज्यादा होता है वहां पे यूजुअली बेस थ्योरम आता है। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें, क्योंकि देखो बेस थ्योरम को अप्लाई करना है ना तो ज्यादा कंडीशंस होने चाहिए तभी वो अप्लाई होगा, तो इसलिए वो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा होता है, वहां से आपको एक हिंट मिलता है कि वो आएगा। उसके बाद मल्टीपल इवेंट्स आते हैं, मल्टीपल इवेंट्स आते हैं, मतलब सिंपल तरीके से बताओ, यहाँ पे तो आ ही जाएगा बट सिंपल तरीके से बताओ तो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ऐसे 3 स्टूडेंट है, फिर 3 स्टूडेंट को मार्क्स मिले कुछ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, फिर वो कुछ सब्जेक्ट में फर्स्ट आए या सेकंड आए, या बहुत सारे ऐसे वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे डेटा आता है। डेटा में पूछा जाता है कि एक सिटी में इतने इतने लोग हैं जिनको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, मैथ्स पसंद है, फिर फिजिक्स जिनको पसंद है उसमें से 10% लोगों को मैकेनिक्स पसंद है, या मैथ जिनको पसंद है उसमें से 20% लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है। ऐसे अलग अलग डेटा पॉइंट दिए जाते हैं, डेटा सेट दिए जाते हैं, वहां पे मोस्टली बेस थ्योरम ज्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पे भी अभी देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या दिया है, 3 अर्न्स A B and C contain the following balls
ए हैज 6 रेड एंड 4 व्हाइट। अभी मैं डेटा लिख लेता हूँ। ए में क्या क्या दिया है, 6 रेड दिया है और 4 व्हाइट दिया है। उसके बाद बी कंटेन्स, बी हैज 2 रेड और 6 व्हाइट। उसके बाद सी हैज 1 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स। तो पहले तो मैंने डेटा लिख लिया पूरा का पूरा। एन अर्न इज रैंडमली चोजन एंड अ बॉल इज ड्रॉन विच टर्न्स आउट टू बी रेड। अर्न इज रैंडमली चोजन, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्न इज रैंडमली चोजन मतलब अर्न की भी प्रोबेबिलिटी है। सिंस 3 अर्न है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इक्वल प्रोबेबिलिटी है तीनों की। ऐसा दिया नहीं कि ये मेरा फेवरेट है वगैरह, कुछ नहीं, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 रहेगी ऑब्वियसली। एंड अ बॉल इज ड्रॉन विच टर्न्स आउट टू बी रेड। बॉल ड्रॉ करने के बाद बॉल जो है वो रेड आने वाला है। तो रेड जो है, ये रेड बॉल आ रहा है, ये इवेंट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले, आगे जाके पता चलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। अभी एक एक चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, सिलेक्टिंग अर्न ए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिलेक्टिंग अर्न बी, या ये इवेंट लिख रहा हूं मैं, ये मैं इवेंट लिख रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ए और बी सिलेक्टिंग अर्न बी। सी है सिलेक्टिंग अर्न सी। और डी इवेंट है गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ गई। ए इवेंट है सिलेक्टिंग अर्न ए, उसके बाद बी इवेंट है सिलेक्टिंग अर्न बी, और सी इवेंट है सिलेक्टिंग अर्न सी। डी है गेटिंग अ रेड बॉल, क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के बारे में उन्होंने बोला है। ठीक है, अब ये हो गया पहला पार्ट कि पहले तो इवेंट आइडेंटिफाई करो यार। तो इवेंट तो आइडेंटिफाई हो गए सर, आगे बताओ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एस सी सिलेक्टिंग अर्न ए, ए अर्न को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैंने पहले बताया इक्वल है तीनों के लिए। तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी और पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3। तो सर क्या ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा? नहीं, हर क्वेश्चन में सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कंडीशन अलग अलग गिवन होती है, उसके हिसाब से लेना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ सी इक्वल टू 1/3 मैंने लिखा, मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा P ऑफ A बाय B, A बाय B सॉरी, P ऑफ A बाय, या P ऑफ, एक मिनट, मुझे प्रोबेबिलिटी अब रेड बॉल की चाहिए ना, तो P ऑफ C बाय A लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद P ऑफ C बाय B लेना पड़ेगा। उसके बाद P ऑफ सी नहीं है यार, ये डी इवेंट है, डी इवेंट है, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, डी इवेंट है ना रेड वाला। पी ऑफ डी बाय ए, पी ऑफ डी बाय बी और पी ऑफ डी बाय सी निकालना पड़ेगा। अब ये समझ लेते हैं पी ऑफ डी बाय ए, डी बाय बी और डी बाय सी क्या है। डी बाय ए मतलब वो लिखने का तरीका है, सिर्फ मैं बता देता हूँ क्या होता है। पी ऑफ डी बाय ए होता है, ध्यान से सुनना, पी ऑफ डी बाय ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी under the assumption that A has already taken place। मतलब probability of D मतलब getting a red ball, probability of getting a red ball under the assumption that A has already taken place, मतलब मैंने A मतलब सिलेक्शन ऑफ अर्न ए मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मतलब अर्न ए मैंने ले लिया। वो लेने के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब अर्न ए में रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी, सिंपल। तो ये इवेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल अंडर द असम्पशन दैट इट इज फ्रॉम ए। तो वो कितना है रेड, देखो रेड कितने 6 और टोटल कितने हैं 10, तो ये आएगा ना 6/10, 6/10। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन अंडर द असम्पशन दैट बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, पी ऑफ डी बाय बी, मतलब सेकंड वाले में रेड कितने, अभी 2 रेड है, 2 कितने में से आ रहे हैं, 8 में से आ रहे, 2/8, 2/8, वेरी सिंपल। उसके बाद तीसरा एक रेड कितने में से, 5 में से, तो ये आ रहा है 1/6, 1/6, 6/10, 2/8, 1/6। तो आपको चाहिए तो 6/10 को यू कैन राइट 3/5, 2/8 को यू कैन राइट 1/4।
ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप ये क्लियर होगा। पहले तो ए बी सी की तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय से आपको समझ में आ गया, मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी। नाउ यहां तक हम आ चुके हैं, यहां तक हो चुका है काम। नाउ हम आगे जाते हैं, आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल वाज ड्रॉन। नाउ रेड बॉल निकाल लिया है, ये मुझे पता है, मतलब वो इवेंट मुझे पता है, मतलब अभी एबीसीडी में से कौन सा इवेंट पता है मुझे, डी इवेंट। आई एम नोइंग द डी इवेंट। अगर डी इवेंट पता है, बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए, अब ये जो है ये अर्न ए से बॉल आ रहा है, ये मुझे चेक करना है। देखो ये डी बाय ए था कि रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट इट इज फ्रॉम अर्न ए, लेकिन अब रेड बॉल है, ये गिवन है, निकालना है कि वो ए अर्न से आ रहा है, मतलब मुझे निकालना है ए की प्रोबेबिलिटी अंडर द अजम्पशन दैट इट इज रेड। सो ए बाय डी, वेरी सिंपल, पी ऑफ ए बाई डी। अगर यहाँ पे वॉज ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी होता तो आप तो होशियार हो, पी ऑफ बी बाई डी निकालते। अगर ये अर्न सी होता तो आप फिर से होशियार हो, आप पी ऑफ सी बाई डी निकालते। बहुत सिंपल, ठीक है। अब ये जो है इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, बट फिर से सर फिर से वो नहीं समझ में आता, तो सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना किस तरीके से आएगा, कैलकुलेशन हम करेंगे। पी ऑफ ए बाई डी में क्या करना है, ए की प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हमने जितने भी प्रोबेबिलिटीज लिखे, ये सारे प्रोबेबिलिटीज, ये सारे प्रोबेबिलिटीज में से ए वाले ले लो पहले। ए वाले कौन से, पी ऑफ ए है, तो पहले आएगा पी ऑफ ए। अभी कुछ है ए है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसमें से कौन सा ए है, ये वाला, पी ऑफ डी बाई, खत्म खत्म, ये न्यूमरेटर खत्म, न्यूमरेटर खत्म हो गया। जितने भी ए वाले हैं ए वाले ले लो और वो न्यूमरेटर में ले लो, खत्म, राइट। अगर बी वाले पूछे तो बी वाले ले लो, सी वाले पूछे और इसको मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे अब वैसे ही पेयरिंग करना है, ए वाले साथ में, बी वाले साथ में, सी वाले साथ में, और वो पेयरिंग करके ऐड करने, क्योंकि वो समेशन है, ये समेशन, ये इसको मल्टीप्लाई और वो ऐड करना है। अब ये टेक्निकल लैंग्वेज कभी कभी समझ में नहीं आती, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपको, ठीक है। अब पी ऑफ ए तो था ही पहले से, तो पी ऑफ ए भी ले लो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ डी बाई ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ डी बाई बी प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी बाई सी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। Now what you have to do is you have to do just the calculation, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं। सो फाइनली पी ऑफ ए बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ए कितना है 1/3, 1/3 इंटू पी ऑफ डी बाई ए 3/5 होल डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू डी बाई बी इज 1/4, उसके बाद प्लस 1/3 इंटू डी बाई सी इज 1/6 इज इक्वल टू 1/3 ऊपर से नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 1/4 प्लस 1/6। बस आपको कैलकुलेशन करने हैं, दैट्स इट, काम खत्म हो चुका है ऑलरेडी। सो 3/5 एज इट इज नीचे, 5 4 और 6 का एलसीएम आता है 12, 12 5 60, तो नीचे आएगा 60, 12 12 3 36, इधर 4 आया है तो 15 15 आएगा, और इधर 6 आया है तो 10 आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है फाइनल आंसर, इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ 3/5 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 10, 46 प्लस 15, 46 प्लस 15 इज 61 डिवाइडेड बाय 60, 60 ऊपर चला जाएगा, सो दैट गिव्स यू 3/5 इंटू 60/61, 5 इंटू 12, तो ये आएगा 36/61। आपका जो आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर आ रहा है 36/61। तो इसमें ऑब्वियसली मैंने पहला क्वेश्चन था, ये सारी चीजें लिखी थी, इसीलिए ये सारी चीजें करने में टाइम लगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार पॉज करके रिवाइंड करके आप देख लो कि मैंने किस किस तरीके से डिटेलिंग बताई। मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, सेम तरीके से करने वाले।
पढ़ लेते हैं। इन अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस बोल्ट्स, 3 machines A, B and C are responsible for manufacturing 25%, 35% and 45% of total bolts. अब यहाँ पे अलग अलग है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी। तो बस मैं डायरेक्टली अभी प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं। सिलेक्टिंग प्रोडक्ट बोल्ट्स 3 मशीन, 3 मशीन है A, B और C। तो A मशीन सिलेक्ट करने का इवेंट A, B का B, C का C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या रहेगी बोलो यार? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगी 25%, मतलब 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगी 35/100 क्योंकि वो 35 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रहेगी 40/100। तो देखो उसमें 1/3 1/3 1/3 था पिछले वाले सवाल में, यहाँ पे 25/100, 35/100 और 40/100। ये मैंने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख ली है। आगे पढ़ते हैं। द डिफेक्ट रेट्स ऑफ द मशीन्स डिफर। Machine A produces 5% defective bolts, machine B produces 4% and machine C produces 2%। अलग अलग डिफेक्टिव बोल्ट्स बना रहे हैं मशीन ए, बी और सी। बोल्ट इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द ओवरऑल प्रोडक्शन एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। बाद में वो डिफेक्टिव, बाद में वो क्या है, वो उनको बताया गया है कि ये अगर मैंने एक रैंडम बोल्ट उठा लिया और वो रैंडम बोल्ट उठाया हुआ ही डिफेक्टिव है, मतलब जो डिफेक्टिव है वो इवेंट मुझे पता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बोल्ट वाज बाय मशीन बी। अब ए बी सी इवेंट तो आपको पता है, डी वाला इवेंट मैं ले लेता हूं। डी वाला इवेंट इज फॉर डिफेक्टिव बोल्ट, डी वाला इवेंट इज फॉर डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है, ए बी सी इवेंट तो आपको वैसे भी पता था। ठीक है, डी वाला इज फॉर डिफेक्टिव बोल्ट। अब यहां पे उन्होंने बोला है कि मशीन ए क्या कर रहा है, मशीन ए प्रोड्यूसेस 5%। तो इसका मतलब वो मशीन ए से बोल्ट आ रहा है, ये तो ऑलरेडी पता है, मतलब इवेंट ए हो चुका है। और वो मशीन ए जो बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है उसमें से कुछ डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मतलब डी की प्रोबेबिलिटी अंडर द अजम्पशन दैट इट इज कमिंग फ्रॉम ए, वो मशीन ए से आ रहा है या वो इवेंट हो चुका है, पी ऑफ डी बाय ए आएगा। पी ऑफ डी बाय कितना है 5% डिफेक्टिव, तो आएगा 5/100। उसके बाद पी ऑफ डी बाय बी, अगेन बी प्रोड्यूसेस 4%, तो 4/100। पी ऑफ डी बाय सी वो आएगा 2%, मतलब 2/। तो इवेंट तो पता है, ए मशीन मतलब ए इवेंट, वो ए इवेंट से आ रहा है, ए मशीन से आ रहा है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 5/100, 4/100, 2/100 इस तरीके से आ रही है। ये वाला हो गया डेटा आपका, पिछले से कम समय लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब वो डिफेक्टिव है पता है, मतलब डी वाला इवेंट हो चुका है, लेकिन वो बी से आ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब डी, तो पी ऑफ बी बाय डी आएगा, पी ऑफ बी बाय डी आएगा। तो सिंपल लॉजिक मैंने बताया था, जो ऊपर आएगा वो रिलेटेड सारे ऊपर लिखो, मतलब पी ऑफ बी बाय डी, तो बी की प्रोबेबिलिटी है तो बी वाले सारे ऊपर लिखो। बी वाले कौन कौन है भाई, पहला है पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ, इधर कौन है डी बाय बी है, इधर कौन है डी बाय बी है, होल डिवाइडेड बाय सेम P of A into P of D by A plus P of B into P of D by B plus P of C into P of D by C। ये तो हो गया, ये तो काम ही हो गया, फॉर्मूला तो बन गया। आपको फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं, मैंने सिंपल बता दिया है। पहले ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाले जो है 2 लिख लो, नीचे जो है सब लिख लो, सब सारे के सारे, और उसमें पेयरिंग करके समेशन कर दो, खत्म। तो ये आएगा आपका P ऑफ B। P ऑफ B कितना है 35/100, 35/100 इंटू P ऑफ D बाई B 4/100 होल डिवाइडेड बाय A, 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। यस, तो 100 इंटू 100 सब जगह से उड़ा दो, डायरेक्ट कैंसल। 35 इंटू 40 आता है 140 डिवाइडेड बाय 125 प्लस ये 140 प्लस 40 इंटू 2 80।
सो ये आ रहा है 220, 220 और 125, 220, 320, 320, 345, 140 डिवाइडेड बाय 345, सो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 सा 10, 4 बचे, 5 8 सा 5 6 सा 30, 4 बचे, 5 9 सा, so the final answer is 28 divided by 69, 28 by 69 is the final answer। मुझे लगता है अब जाके इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बताया है। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी तो आपको देख के पता चल रहा है, ठीक है। पी ऑफ डी मतलब डिफेक्टिव बोल्ट, तो डी बाय बी, डी बाय सी कैसे आ रहा है वो भी मैंने बता दिया। और फिर जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कहना क्या चाह रहे, जो कहना क्या चाह रहे हैं, जिसको वो समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, बट वो बहुत बार यही समझता नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, आपको वो समझना पड़ेगा, वो समझ में आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। सो यू गेट दैट। सो ये 28/69 इज द राइट आंसर। राइट, नाउ ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको देख लेना है अच्छी तरीके से, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो, सॉल्व करो, और कॉन्सेप्चुअली वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये जो क्वेश्चन है इसको पूरा देख लो और ये सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसका आंसर जो है ये आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो। तो कमेंट में जल्दी से आपको आंसर बताना है, और ये वाला जो है ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके ही मुझे बताना है। और वीडियो कैसे लगा ये मुझे जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।